Hi everyone. Today we'll discuss fibromyalgia, psychosomatic pain, anxiety, nervous system dysregulation, and trauma response in the body. तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने. मुझे क्वेश्चन आया अबाउट फाइब्रोमायल्जिया. तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पे सीखोगे. ओवर द टाइम मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है जो डॉक्टर्स और मेडिकल सिस्टम से हार चुके थे एंड दे वर हैविंग साइकोसोमेटिक पेन. साइकोसोमेटिक पेन आसान शब्दों में ये समझो कि बॉडी में हर जगह दर्द हो रहा है, लेकिन मेडिकल सिस्टम डॉक्टर्स ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि ये दर्द हो क्यों रहा है भाई. ना कोई टिश्यू डैमेज है, ना एक्सरे में कुछ आ रहा है, ना एमआरआई में कुछ आ रहा है. तो इशू क्या है फिर वहाँ पर? तो फाइब्रोमायल्जिया एक ऐसी कंडीशन है, एक कंडीशन है हार्ड फ्लेसिड करके. बहुत लड़के और बहुत लोगों के साथ मैंने काम भी किया है. ये मेंस में होता है. हार्ड फ्लेसिड मीन्स आपको इरेक्शन आता है, बट वो फ्लेसिड है, वो इरेक्ट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है. तो पेनाइल इरेक्शन सही से नहीं आ रहा. ऐसे कंडीशंस फाइब्रोमायल्जिया, एंजाइटी, क्रॉनिक एंजाइटी, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया और वहाँ पे मैंने एक पैटर्न देखा है. अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वही मेरा काम है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, इवन मेरे केस में, इवन बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के केस में, उनके प्रॉब्लम्स उनके पॉस्चर से नहीं आ रहे थे. बायोमैकेनिकली उनके जॉइंट सही थे, सब सही था. अभी देखो मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहा हूँ. चंडीगढ़ मैं अभी तो नहीं आऊँगा, शायद मैं आऊँगा तो मैं स्टोरी डाल दूँगा, फिर हम चंडीगढ़ में ऑफलाइन कर सकते हैं. आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे इस सेशन के एंड में पूछ सकते हो. मेरे फ़ोन पे इतना स्पेस बचा नहीं है कि मैं आधे घंटे का वीडियो बनाऊँ, तो मैं इस IGTV लाइव पर ही सब कुछ बताऊँगा. काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. जो लोग सीखना समझना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं और लड़कियां देखना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं. साइकोसोमेटिक पेन कहाँ से स्टार्ट होता है? चाइल्डहुड ट्रॉमा से स्टार्ट होता है. तुम्हारी बॉडी, जिसे अनकॉन्शियस ब्रेन कहा जाता है, बॉडी का जो लैंग्वेज है दैट इज इमोशन. और आपको जो पेन आ रहा है उन स्टोर्ड इमोशन से आ रहा है. दैट इज साइकोसोमेटिक पेन. डॉक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, MRIs में नहीं आएगा, लेकिन उस बंदे को दर्द है, वो दवाइयाँ खा रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पेन है. द रीज़न इज साइकोसोमेटिक पेन. ऐसे बहुत सारे कंडीशन है. हार्ड फ्लेसिड एक कंडीशन है जहाँ पे इरेक्शन नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में जब मैंने इन लोगों के साथ काम किया तो इन लोगों का पेल्विक फ्लोर टाइट था. तो इट वॉज अ पॉस्चरल इशू. इस केस में यहाँ पे नीम हकीम कमांडो कैप्सूल खा के कुछ नहीं होएगा भाई. अरे सोमवीर सर, कब से आपको मैसेज कर रहा हूँ यार. हाँ, तो मान लो अभी मुझे कुछ याद आया. मान लो मैं किसी डेंटिस्ट के पास गया और मेरा टूथ एक्सट्रैक्ट कर दिया, मेरा मोलर एक्सट्रैक्ट कर दिया किसी भी डेंटिस्ट ने, या फिर मुझे एक टूथ कैप लगा, मेरी RCT हुई, वहाँ पे टूथ कैप लगा. उसके बाद क्या हुआ, मेरा बाइट अनइवन हो गया. अब मैं अपना बाइट क्लोज करता हूँ, लेकिन मेरा राइट मोलर ज़्यादा कांटेक्ट में आता है और लेफ्ट मोलर से कांटेक्ट छूट गया मेरा, या मेरा कैनाइन गाइडेंस ही नहीं है, जबड़े सही से नहीं बैठ रहे आसान भाषा में. ऐसी कंडीशंस में भी लोगों को बॉडी में बैक पेन हुआ है, नेक पेन हुआ है, और वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं. लेकिन सॉल्यूशन क्या है? उस बाइट को इक्वल करना. तो बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट आंसर मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम के पास नहीं है. प्रोफेशनल्स है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन आम बंदे को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता. ठीक है, मैं आपको मैसेज करूँगा. तो मेरे डेंटिस्ट यहाँ पर लाइव में बैठे एंड जो भी मेरा प्रोग्रेस होएगा मैं सब लोगों के साथ शेयर करूँगा. सो बहुत बहुत लोगों को जिन्हें बॉडी में पेन है, नेक पेन है, दे नीड डेंटल इंटीग्रेशन. उन्हें एक ऑर्थोडोंटिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है. दे नीड अ मायोफंक्शनल थेरेपिस्ट. कई बार टंग टाई रिलीज करना, पैलेट एक्सपैंड करना, ये सारी चीज़ें जो एक आम बंदे को नहीं पता होती, उस वजह से गर्दन में दर्द हो सकता है, उस वजह से माइग्रेन हो सकता है, उस वजह से सर्वाइकल हो सकता है, क्रॉनिक नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है. तुम्हारी बॉडी का
डेविएशन हो सकता है एक साइड पे, राइट साइड पे वैसे भी इंसान के कंधे झुके रहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे लाइफ पे बैठे, बहुत लोगों का राइट कंधा लेफ्ट कंधे से नीचे रहता होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। फाइब्रोमाइल्जिया पे वापस आते हैं। कुछ केसेस के साथ मैंने काम किया जिन्हें कैटेगराइज किया गया था कि उन्हें फाइब्रोमाइल्जिया है। जब हमने उनके असेसमेंट्स लिए तो उनके बॉडी पॉस्चर में, उनके अलाइनमेंट में, उनके बॉडी के जो असेसमेंट्स थे, उनके जॉइंट के जो रेंज ऑफ मोशन थे, वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं मिली। लेकिन मैंने आपको बताया, मैंने पिछले 2-3 सालों में बहुत ड्वेल किया है इनटू ट्रॉमा। ट्रॉमा कैसे काम करता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, अटैचमेंट क्या होती है, किस तरीके से जनरेशनल ट्रॉमा काम करता है, किस तरीके से ट्रॉमा स्टोर हो जाता है बॉडी में। हम थॉट सोचते हैं, हम विचार सोचते हैं, विचार माइंड यहाँ पर चलते हैं, लेकिन जो शरीर है वो इमोशन की भाषा समझता है। जब आप बच्चे होते हो, कोई भी ओवरवेलमिंग इमोशन जो एक बच्चा झेल नहीं पाता, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, वो जाके उसकी बॉडी में स्टोर होता है। अब यही बच्चा आपके मेरे जैसे जब बड़ा हो जाता है तो वही इमोशंस, स्टोर्ड इमोशंस इसे पेन दे सकते हैं, जिसे फाइब्रोमाइल्जिया कहा जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर कंडीशन फाइब्रोमाइल्जिया इज अ केस ऑफ साइकोसोमेटिक पेन जिसका रीजन चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बट ऐसे बहुत सारे केसेस के साथ मैंने काम किया है। ये वो लोग थे जिनका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था फ्रॉम चाइल्डहुड। तुम सोचो, तुम जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, पहले गियर पे अगर गाड़ी को खींचते रहोगे और गियर चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा। जो नर्वस सिस्टम है, सबके पास नर्वस सिस्टम है, सबके पास लिम्बिक ब्रेन है, प्राइमल ब्रेन है, सबके पास ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज है। जब भी संकट की स्थिति आती है, या तो आप लड़ोगे, या आप भागोगे, या फ्रीज हो जाओगे। आपके सामने शेर आ गया, आप भाग नहीं सकते, अब क्या होगा, फ्रीज हो जाओगे भाई, हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। कुछ लोग बचपन से ही इन रिस्पॉन्सेज में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। जैसे ही छोटा मोटा स्ट्रेस आता है, उनकी बॉडी उनके प्रेफर्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे जाके अटक जाती है। कुछ लोग ज़रूर से ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, सो दे हैव मोर सिंपैथेटिक ड्राइव, बहुत ज़्यादा एंक्शियसनेस होना, एंजाइटी होना। कुछ लोग नम्ब रहते हैं, दे कांट कनेक्ट विद देयर बॉडी, तो इसे हम फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। कुछ लोग चापलूसी करते हैं। आपके जितने भी चापलूस दोस्त हैं, जैसे ही मैं एक बंदा हूँ, मेरे सामने कोई तगड़ा सा बंदा है, मुझे इससे डर लग रहा है तो मैं उसकी चाटने लग जाऊँगा। दिस इज़ अ सर्वाइवल रिस्पॉन्स, जिसे फॉनिंग कहते हैं। अदर वन इज़ फ्रीज, वन इज़ फ्लाइट, जो कि कन्फ्रंटेशन को हमेशा अवॉइड करता है। आप बच्चे थे, कोई बच्चा है, उसका बाप शराब पी के आता है, उसकी माँ को मारता है, ना उस घर से भाग सकता है, और वो सब देख रहा है। ऐसे स्ट्रेस में जब वो बड़ा होएगा तो उसका नर्वस सिस्टम नॉर्मल नहीं रहता। और इसके लिए इतना एक्सट्रीम होने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना एक्सट्रीम कंडीशन होने की ज़रूरत नहीं कि माँ बाप मर गए या माँ बाप लड़ रहे थे। इट कैन बी एज सिंपल कि तुम एक कमरे में हो, तुम 6 महीने के हो, और तुम सोच रहे हो मेरे मम्मा कहाँ है, और मम्मा 2 दिन तक आए ही नहीं। वही तुम्हें ट्रॉमा रिस्पॉन्स दे देगा। तुम्हें पढ़ने एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, अपने पेरेंट्स से दूर। अब इस बच्चे में हम ये सब इश्यूज देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो। तुम जो सोचते हो कि मैं ये अमन रत्नायक हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, उसका 1/3 पार्ट आपके चाइल्डहुड से आता है। और उस चाइल्डहुड से आता है जब शायद आप बोल भी नहीं सकते थे, जब आप शायद बोल भी नहीं सकते थे। इन चीज़ों के बारे में बहुत कम बात की जाती है। बहुत सारे लोग जिनके पेन का कारण उनका स्ट्रेस, एंजाइटी, खराब ब्रीदिंग है। क्योंकि जब भी बॉडी संकट की स्थिति में आती है, या आपको लग रहा है मैं खतरे में हूँ, सबसे पहले इंसान की ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और जो बच्चा बचपन से एक स्ट्रेस भरे इन्वायरमेंट में जी रहा है, वो बचपन से ही ओवर ब्रीदिंग करेगा, गलत ब्रीदिंग करेगा, माउथ ब्रीदिंग करेगा, जिसकी वजह से उसके शरीर में कैटेकोलामाइंस ज़्यादा रिलीज होएगी, यानी उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा रहेगी। छोटे छोटे से स्ट्रेसेस पे ज़्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्स निकलेगा। मान लो कोई खतरे की स्थिति है, एक नॉर्मल बंदे के बॉडी में इतना कॉर्टिजोल या एड्रेनलिन निकल रहा है, इसकी बॉडी में इतना निकल रहा है, और जब ये स्ट्रेस में आएगा तो इसे सोने में भी बहुत टाइम लगेगा। वो जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसे नीचे आने में भी बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग होते हैं, उन्हें थोड़ा सा शोर हो जाए नींद नहीं आती, बहुत हाइपर विजिलेंट रहते हैं अपने इन्वायरमेंट को लेके। किसी भी नई जगह पे जाएंगे तो सोते नहीं है, कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं इन्वायरमेंट में क्या है। इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। तो फाइब्रोमाइल्जिया के जिन केसेस के साथ मैंने डील किया, जब हमने उनके नर्वस सिस्टम पे काम किया, बिकॉज उनके
इश्यूज उनके पोस्चर से, उनके जॉइंट से, उनके मसल से नहीं आ रहे थे, हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स मिले। हमें इन द सेंस कि मैं ही काम कर रहा था, आई डोंट हैव अ टीम, आई वर्क इंडिविजुअली। बहुत सारे लोग जो बॉडी पेन के साथ मेरे पास आते हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, वी स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम एंड बाई 50, 60, 70, 80, 100% पेन मैंने रिड्यूस होता देखा है विदाउट इवन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने से कुछ नहीं होता भाई, कुत्ते बिल्ली भी स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग पे रिसर्च अगर आप पढ़ोगे, कोई रिसर्च नहीं कहता कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने से आपको कोई फ़ायदा होता है। हर कोई स्ट्रेचिंग करता है। आपके टाइट मसल्स स्ट्रेचिंग करने से सही नहीं हो गए। अगर आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रेस में रहती है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है और एक्टिविटी ऑफ द मसल्स, मस्कुलेचर टाइट हो जाता है, मसल्स कंसेंट्रिकली एक्टिवेटेड रहते हैं, स्पेशली नेक के मसल्स, अपर ट्रापेजियस। अपने बचपन को देख लेना और वहाँ पर फिर बात आती है सोमेटिक्स की। सोमेटिक्स की जिन लोगों को ये इश्यूज़ है, सोमेटिक थेरेपी, इसके बारे में जानिए। ट्रॉमा क्या होता है इसके बारे में जानिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ उसके बारे में जानो, तभी तुम उसे सही कर पाओगे। इसका आंसर दवाइयों में और सर्जरियों में नहीं है, इसका आंसर हमारे मेडिकल डॉक्टर्स के पास नहीं है। इसका आंसर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास मिलेगा, जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड साइकोलॉजिस्ट है और जो सोमेटिक वर्क करते हैं। या आप खुद भी, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर तुम चीज़ों को समझ सकते हो, आई विल रिकमेंड कि तुम खुद इन चीज़ों पे थोड़ा सा ड्वेल करो और एटलीस्ट फाइंड आउट करो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बिकॉज ये बहुत गहरा समुद्र है और बहुत लोग CBT करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बट उसका जो बेनिफिट है वो उतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग द ट्रॉमा। एंड बिफोर प्रोसेसिंग द ट्रॉमा यू शुड बी अवेयर कि तुम्हारा सिस्टम काम कैसे करता है भाई, तुम्हारा सिस्टम काम कैसे करता है। आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेन्स, नेक पेन, स्पेशली जो नेक पेन वाले लोग होते हैं, अपर ट्रापेजियस में टाइटनेस है, ब्रीदिंग खराब होता है, एंक्शियस होते हैं, टेंस होते हैं, एंजाइटी रहती है ऐसे लोगों को, कांस्टेंट एंजाइटी रहती है। जब आप बचपन से ही एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम के साथ बड़े होते हो तो आपकी एक पर्सनैलिटी फॉर्म होती है जो कि बहुत एंक्शियस है, बहुत नर्वस है, अंदर से हमेशा डरा हुआ है, आप बहुत रिसर्च करते हो, लोगों पे विश्वास नहीं करते हो और आपको लगता है ये मैं हूँ, आपको लगता है ये मेरी पर्सनैलिटी है। नहीं दोस्त, ये तो तुम्हारा ट्रॉमा खेल खेल रहा है, ये तो ट्रॉमा बात कर रहा है ना भाई, ये तुम थोड़ी हो, ये तुम नहीं हो। जिसे मैं समझ रहा हूँ वो तो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जो मैं सोचता हूँ कि ये मैं हूँ, यार मैं तो बहुत टेंशन लेने वाला बंदा हूँ, मैं तो बहुत एंक्शियस रहने वाला बंदा हूँ, यार मुझे छोटी छोटी चीज़ों से टेंशन हो जाती है, या मैं बहुत सुस्त रहता हूँ, मैं बहुत लेजी रहता हूँ। यू आर जस्ट स्टक इन द ट्रॉमा। आपका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। आपका नर्वस सिस्टम, सब कुछ तांत्रिका तंत्र का खेल है जो तुम मुझे देख रहे हो। तुम्हारे आईज से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये इमेजेस अंदर जा रही है, तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, तुम सुन भी रहे हो, इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हो और तुम मेरी बात ऐसे सुन रहे हो। सब कुछ नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट काम करता है दोस्त, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जो इस नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग है उसको आपका लिम्बिक ब्रेन प्राचीन काल से जो काम कर रहा है। लिम्बिक ब्रेन वो ब्रेन है, जब हम 2 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में दौड़ रहे थे, भाला फेंक रहे थे, जब हम केवमेन्स थे, तब भी वही डिफॉल्ट था बॉडी का जो अब है। इंसोम्निया हो जाना, नींद ना आना, नई जगह पे जाने से डरना, लोगों से बात करने से डरना, बहुत पेन रहना बॉडी में, बहुत ऑकवर्ड फील करना अपनी बॉडी में, खुद से डिसोसिएटेड फील करना, उसके ऊपर फिर नशा करना, भांग पीना, दारू पीना, मास्टरबेट करना। दीज आर कोपिंग मैकेनिज्म्स। मास्टरबेट करना, हर इंसान मास्टरबेट करता है ना, कुछ जानवर भी मास्टरबेट करते हैं, एक नॉर्मल अर्ज है, एक बायोलॉजिकल नीड है। लेकिन जो बच्चे बचपन में ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी मास्टरबेट करना सीख जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वे टू सेल्फ डिसोसिएट। सेल्फ डिसोसिएशन का मतलब है अपने शरीर को छोड़ देना, क्योंकि शरीर में ही तो दर्द है ना, शरीर में ही तो इमोशन स्टोर्ड है, वही तो पेन है, वही तो पेन है। एक बच्चा जिसने अपने लव्ड वन को अपने सामने मरते हुए देखा, उसके अंदर कितना दर्द हुआ, उसकी माँ उससे बिछड़ गई, वो दर्द हुआ, वो कहाँ गया वो दर्द, वो बच्चा प्रोसेस नहीं कर सकता, वही तो स्टोर्ड है बॉडी में।
और वो रहता है। ये समझो कि मैं 27 साल का तो हूँ, लेकिन जब बॉडी ट्रॉमा में स्टक होती है तो बॉडी जो मैंने 2 साल के उम्र में महसूस किया था, बॉडी पास्ट में जी रही होती है। 2 साल में जो महसूस हुआ था, बॉडी को आज भी डर है वो फिर से होएगा, तो वो तैयार है। अब अगर आप हर समय तैयार रहोगे, हर समय बॉडी तैयार है फाइट फ्लाइट के लिए, हर समय बॉडी थ्रेट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है, क्या होगा? बर्नआउट हो जाएगा एक टाइम पे। इस पे भी रिसर्च है कि ये जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास अभी तक नहीं है, कैंसर, विटिलिगो, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका लेना देना आपके दबे हुए इमोशंस के साथ है। अगर आपके घर में बचपन से आपको ये सिखाया जाता है कि भाई गुस्सा करना बुरी चीज़ है, गुस्सा करना बुरी चीज़ है, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चे ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते। गुस्सा इज़ अ नॉर्मल इमोशन, जैसे जॉय इज़ अ इमोशन वैसे गुस्सा इज़ अ इमोशन, एंगर इज़ अ इमोशन। अगर तुम इसे रिप्रेस करोगे तो ये कहीं ना कहीं तो फटेगा मेरे भाई। उसको ही साइकोलॉजी में शैडो कहा गया है। कार्ल जंग ने इसे शैडो कहा है। और शैडो वो पार्ट्स है जिन्हें हम डिसोन कर देते हैं, वो पार्ट्स है जिसे माँ बाप ने कहा ये अच्छे नहीं है, सोसाइटी ने कहा ये ट्रेड्स अच्छे नहीं है, तो हमने वो ट्रेड्स दबा दिए भाई। वो जाएगी तो कहीं नहीं। इमोशंस का एक स्पेक्ट्रम है, इसीलिए किसी कहा जाता है ना, ओशो कहते हैं ना कि रिप्रेशन से बुरा कुछ भी नहीं, रिप्रेशन से बुरा कुछ भी नहीं। जिन भी चीज़ों को हम रिप्रेस करते हैं वो चीज़ें फट के बाद में बाहर निकलती है, समटाइम्स किसी साइकेट्रिक इशू के रूप में, समटाइम्स इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के रूप में। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड का। कहते हैं कि जो हम बच्चे थे 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, वो बच्चा अभी भी तुम्हारे अंदर जीता है। वो बच्चा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे आप 1 साल में थे ना, 6 महीने में, वो बच्चा अभी भी अंदर है। उस बच्चे को तुम ये शरीर समझ लो या तुम अपना नर्वस सिस्टम समझ लो। जो बंदा हमेशा बचपन से स्ट्रेस में रहा है, ट्रॉमा रिस्पॉन्स में रहा है, हर समय बाहर देख रहा है कि कोई खतरा तो नहीं है, वो उस बच्चे पे तो ध्यान दे ही नहीं रहा। ना माँ बाप ने ध्यान दिया, ना माँ बाप ने प्यार किया। अब तो माँ बाप, अब तुम बड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें सेल्फ पेरेंटिंग करनी है, तुम्हें उस बच्चे पे ध्यान देना है, तुम्हें सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, तुम्हें खुद की केयर करनी है। लेकिन तुम नहीं करोगे ना, तुम तो बाहर देख रहे हो। फिर क्या होगा? ये बच्चा रोएगा। ये बच्चा रोता कैसे पता है? तुम्हें दर्द देगा, बहुत दर्द देगा। अभी तुम बैठे हो, अभी शायद तुम्हें अपने शरीर का आभास ना हो कि किस हिस्से में क्या महसूस हो रहा है। जिस हिस्से में तनाव होता है, जिस हिस्से में टेंशन होती है, जिस हिस्से में पेन होता है, वही हमें महसूस होता है ज़्यादातर। हमारा ध्यान वहाँ पर जाएगा। तो अगर तुम इस बॉडी पे ध्यान नहीं दोगे, बॉडी पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि कपड़े अच्छे पहन लिए और बॉडी बनाने जिम चले गए। तुम बॉडी के टच में नहीं हो, बॉडी क्या मांग रही है। तुम्हें जब पेशाब आते है, तुम पेशाब नहीं करते, तुम फ़ोन चला लेते हो, 10 मिनट और फ़ोन चला लेते हो। बॉडी जब बोलती है रिलैक्स कर लेते, तुम नहीं करते हो। बॉडी जब कहती है सो लेते, तुम नहीं सोते हो। तुम्हें जब एंजाइटी फील हो रही होती है, तुम उसे प्रोसेस नहीं करते, फील नहीं करते, खुद को नम करने की कोशिश करते हो। बच्चा चिल्लाता है, दर्द बढ़ता है, एक टाइम दर्द इतना बढ़ता है। देखो, जब बॉडी में दर्द बढ़ता है ना, ध्यान बॉडी पे देना ही पड़ता है। तो पेन देना भी एक तरीका है तुम्हारा ध्यान अंदर खींचने का। लॉट ऑफ पीपल हैव पोस्चुरल इश्यूज, उनका अलाइनमेंट सही नहीं होता, रेंज ऑफ मोशन सही नहीं होता, मसल्स टाइट होते हैं, दिस एंड दैट। बट ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बॉडी के लेवल पे बिल्कुल सही है, सब सही है, लेकिन साइकोसोमेटिक पेन है उन्हें। वो डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, इंसोम्निया है उन्हें, पिल्स कंज्यूम कर रहे हैं, 10 जगह पे उन्हें बॉडी में दर्द है, डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया फाइब्रोमाइल्जिया। वहाँ पर साइकोसोमेटिक पेन हो सकता है मेरे भाई। इसके लिए आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। एक होता है साइकेट्रिस्ट, दवाइयों वाले डॉक्टर, दवाई देते हैं ना जब साइकेट्रिक इशू होता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है किसी को, एंजाइटी बहुत रहती है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया एक्सट्रीम लेवल पे, तो फिर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब गेम हार्मोन्स का है ना, अंदर हार्मोन का लोचा हो गया। लेकिन एक स्टोरी का भी कंपोनेंट होता है मेरे भाई। स्टोरी का कंपोनेंट कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। तुम्हारे थॉट्स में जो लोचा है उसे समझ के उस स्टोरी को बदलना पड़ता है, तभी इन चीज़ों को पूरा सही किया जा सकता है। सिजोफ्रेनिया में डोपामिन बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि भाई तुम्हें लगेगा कि तुम ही भगवान हो। एक तो दवाइयों से उसे कंट्रोल किया जाएगा, बट दूसरा तुम्हारी स्टोरी है, तीसरा तुम्हारा नर्वस सिस्टम है। इसके लिए टूल्स है, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट बैठे।
बट तुम अपने सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ना तुम्हारे माँ बाप को है। क्योंकि जब तुम बच्चे थे तुम्हारे माँ बाप का एक्सपीरियंस अलग है, उन्हें लग सकता है हमने अपने बच्चे को सब दिया, लेकिन तुम्हें निगलेक्टेड फील हो सकता है अपने घर पे। तुम्हें लग सकता है कि मुझे उतना प्यार नहीं मिला, तुम्हें लग सकता है तुम्हारे भाई बहन को ज़्यादा मिला, तुम्हें नहीं मिला। वो तुम्हें लगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस वैलिड है, जो तुम महसूस कर रहे हो वो सच है। अपनी रियलिटी को डिनाई नहीं करते, अपनी रियलिटी को अकाउंटेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं दोस्त, उस पर काम करते हैं। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि गोली खाई और सही हो गया, क्योंकि आज के लोगों को गोली खानी है। शरीर में दर्द हुआ तो पेन किलर खाया, दिमाग में दर्द हुआ तो साइकेट्रिक मेडिसिन खाया, क्योंकि जो सही रास्ता है वो बहुत लंबा रास्ता और पेनफुल रास्ता है। नर्वस सिस्टम के लेवल पे हमें काम करना है। सबसे पहले हमने टूल समझने जिससे हम नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हैं। क्या टूल्स हो सकते हैं? मान लो कोई बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में रहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा टूल होएगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो बहुत फ्रीज रहता है, एक फ्रीज रिस्पॉन्स होता है वहाँ पे। बॉडी फ्रीज क्या है, जाम हो गया ना, अब वो बहुत सुस्त है, बहुत लेथार्जिक है, मोटिवेशन नहीं है उसके अंदर। ऐसा ऐसा बंदा जब फिजिकली अपनी बॉडी को मूव करेगा, जैसे एक वॉक पे जाएगा, खुले में रहेगा, ऐसे बंद स्पेसिस में नहीं जैसे तुम और मैं बैठे स्क्रीन के डब्बे को नहीं देख रहा है हर समय, वो खुले में जा रहा है, वो अपने विजन को एक्सपैंड कर रहा है, वो अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। ऐसे लोगों को बहुत हेल्प करेगा बॉडी को मूव करना जो फ्रीज रिस्पॉन्स पे स्टक है, विदाउट पुशिंग टू हार्ड कि वो ओवरवेल्म फील ना करे। क्योंकि हर बंदे के नर्वस सिस्टम की अपनी कैपेसिटी है। किसी के पास ग्लास है, किसी के पास एक बाल्टी है, और बाल्टी में आने वाला पानी स्ट्रेस है, लाइफ का स्ट्रेस। लेकिन जो बहुत एंशियस है, जिसके पास ब्रेक्स नहीं है, जो सोचता रहता है सोचता रहता है सोचता रहता है, उसे रिलैक्स होके ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। और उसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताया। वो ब्रीदिंग नहीं कि बस लगे हुए अंदर भरने, एक्सपैंडिंग द रिबकेज, एक्टिवेटिंग द डायफ्राम। ब्रीदिंग के मामले में बस एक चीज़, एक फंडा समझ लो। ब्रीदिंग ट्रेनिंग का रूल नंबर 1, गेट गुड एट एक्सलेशन। जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, 23 लोग यहाँ पर देख रहे हैं, गिव मी अ लॉन्ग एक्सेल, लंबा एक्सेल करिए, पूरा सांस शरीर से बाहर छोड़िए। जितना ज़्यादा आप शरीर से सांस बाहर छोड़ोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अंदर लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यही तो मिसकंसेप्शन है। अंदर खींचे जा रहे, अंदर खींचे जा रहे। मॉडर्न ह्यूमंस आर इन अ स्टेट ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। आज का इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सांस लेता है। तुमने ये तो सुना ही होगा ना भाई, कुत्ता बहुत तेज़ सांस लेता है, जल्दी मर जाता है। सांस हमेशा नाक से लेते 24/7। एक बात याद रखना, एक्सटेंडेड एक्सेल्स के लिए माउथ का प्रयोग किया जा सकता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एक्सरसाइज। पूरे दिन भर सिर्फ नाक से सांस लेना। माउथ ब्रीदिंग के इतने कॉन्सिक्वेंस हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दांत सड़ जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। Get good at exhalation, everyone. Get good at exhalation. Exhale all air out. Nobody practices exhalation. कभी आपने एक्सलेशन प्रैक्टिस किया? नहीं। सबने जिम गए, दंड मारे, पुशअप मारे, बॉडी बनाई, ब्रीदिंग को किसी ने ट्रेन नहीं किया। या फिर आप प्राणायाम के नाम पर बस सांसें भरे जा रहे हो अंदर। प्राणायाम, अनुलोम विलोम अच्छी प्रैक्टिसेस है। जहाँ पर भी ब्रीदिंग आप करोगे आपको अच्छा फील होएगा, लेकिन उसे और इफेक्टिवली किया जा सकता है, पर्सन टू पर्सन देख के किया जा सकता है। बहुत लोग विम ऑफ मेथड करते हैं, जिसे हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं, तुम्बो ब्रीदिंग भी कहते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेशन भी कहते हैं। लेकिन ये रात को करने वाली चीज़ नहीं है, ये सुबह करने वाली चीज़ है। दूसरा, ये उसे नहीं करना चाहिए जिसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत एंजाइटी में रहती है। जिसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत एंजाइटी में रहती है, उसे रिलैक्स्ड ब्रीदिंग विद गुड एक्सलेशन। और व्हेन यू डू फुल एक्सलेशन, पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद सांस को रोक दो। Exhale fully and then stop breathing. Keep your tongue on the palate, that is the roof of your mouth. Close your mouth. Hold. Exhale completely and hold. Hold for 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Some people won't be even to hold for 2, 3 seconds. They'll feel anxiety. They'll feel anxiety because your carbon dioxide threshold tolerance is very low. सांस खींचने में सब बाप है, छोड़ने में सब वीक है। और मैंने एलीट लेवल एथलीट्स के साथ भी काम किया है। ऐसा नहीं कि
अब यहाँ बैठे 99% लोग लेमेंस हो गए हु आर नॉट एलीट एथलीट्स, बट आई हैव वर्कड विद एलीट एथलीट्स, इवन देयर एक्सलेशन कैपेसिटी इज वेरी लो. आज का जो समय है भाई, इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे समय फ़ोन में चिपके, पॉल्यूशन है, गाड़ियाँ हैं, काम है. कुत्ते का करियर नहीं होता, ना कुत्ते की बीवी होती है, ना कुत्ते का डाइवोर्स होता है, ना कुत्ते को एलिमनी मनी देनी पड़ती है, ना कुत्ता डेंटिस्ट के पास जाता है, ना कुत्ता डॉक्टर के पास जाता है, ना कुत्ता ये सोचता है कि 10 साल बाद मेरे पास पैसे हो गए कि नहीं, मैं रिटायर कैसे होऊंगा, मेरे डोले कितने बड़े हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट. थिंकिंग, टू मच थिंकिंग, टू मच थिंकिंग. ये इंसान की प्रॉब्लम है भाई. हमें एक पार तो मिली, कॉन्शियसनेस मिली. मैं सोच रहा हूँ, मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ अपने थॉट को. जानवर इतना नहीं सोचता, जानवर का पीएफसी इतना डेवलप नहीं है. शक्ति के साथ कुछ बुराइयां भी आती है. अगर आपको ऐसे कंडीशंस है कि आपको कॉन्स्टेंटली बॉडी में पेन है, थिंक अबाउट दीज थिंग्स जो मैंने यहाँ पर आपको बताई. दिस isn't a funny IGTV live video though, and I don't make funny content. I do a very serious work. ठीक है, I work with people. वो लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, I have worked with thousands of people. I have improved their quality of life. मैं रोज़ लोगों के साथ काम करता हूँ, और मेरे पास कोई भी बंदा खुशी में नहीं आता. हर बंदा दर्द में होता है, हर बंदा 10 जगह के चक्कर काट चुका होता है. So I can see the pattern. It is not just about muscles and stretching your muscles. Human body is a very, very, very complex machine. Body बहुत complex है भाई. जिम का मतलब डोले, बाइसेप, ट्राइसेप. जिम इज मच मोर देन दैट. बॉडी सिर्फ ये नहीं है कि बस जिम गए और डोले बना दिए. मैं सबके क्वेश्चंस पे वापस आऊँगा भाई, मुझे कंप्लीट करने दो. सिर्फ फिटनेस करना ठीक है, हेल्थ पे काम कर रहे हो, बट इफ यू हैव दीज इश्यूज, चाइल्डहुड ट्रॉमा, लो सेल्फ एस्टीम, एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए डोले बनाना ताकि लड़कियां नोटिस करे या तुम्हें तारीफ मिले, दैट इज नॉट ट्रू सेल्फ लव. दैट इज नॉट ट्रू सेल्फ लव. बॉडी को तब भी पुश करना जब तुम्हारे बॉडी में इंजरीज है, पता नहीं क्या चीज़ कर रहे हो तुम. और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, मैंने बहुत साल तक किया है, मैंने बहुत हड्डियाँ तोड़वाई है, बहुत प्लास्टर्स लगे मुझे, बहुत एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आपको बता रहा हूँ. बॉडी को हर एस्पेक्ट में देखो, अपनी ज़िंदगी को देखो, अपनी दिनचर्या को देखो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखो तुम कितना खुश फील करते हो. बहुत यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, सर हमें दर्द हो रहा है, एंड वी आर लुकिंग अबाउट ऑल दीज इश्यूज ऑन इंटरनेट. तुम पागल हो जाओगे. तुम इंटरनेट पे अगर ढूंढने चलोगे अपने प्रॉब्लम्स के इश्यूज, तुम पागल हो जाओगे. पहले आएगा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, फिर आएगा काइफोसिस, फिर आएगा लॉर्डोसिस, फिर आएगा फॉरवर्ड पॉस्चर, फिर आएगा स्कॉलियोसिस. पागल हो जाओगे. तुम्हें लगेगा मुझे ये भी है, वो भी है, वो सो भी है, फिर तुम्हें लगेगा मुझे लैटरल पेल्विक टिल्ट है. पागल हो जाओगे बिकॉज यू डोंट नो कि क्या इन्फॉर्मेशन उठाना है इंटरनेट से, क्या नहीं उठाना है. एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रे एरिया. जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, दिस इज़ अ वेरी ग्रे एरिया. बॉडी बनती है तो दिखती है, किसी का दर्द कम हुआ दिखता नहीं है. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई. ऐसे लोग आए मेरे पास जिनके पेन का रीज़न उनकी बीवी थी, क्योंकि उसकी अपनी बीवी के साथ रोज़ लड़ाई हो रही है, किसी के ऊपर करोड़ों रुपए का लोन है. स्ट्रेस में वो बंदा क्या करेगा? मेडिटेट करेगा. लोन तो नहीं चुक रहा ना भाई. इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है. तुम्हारी गाड़ी चल रही है, तुम जिम में आ रहे हो, सब चल रहा है, सही है. बॉडी में पेन आने शुरू हो गए, बार बार इंजरीज हो रही है, संभल जाओ भाई, संभल जाओ दोस्त, संभल जाओ. हार्ड फ्लेसिड एक कंडीशन जिसके बारे में मुझे बहुत लड़के मैसेज करते हैं. ऑब्वियसली ये कंडीशन आई डोंट थिंक कि अभी डॉक्टर्स के टेक्स्ट बुक में नहीं है ये कंडीशन, और मुझे ये भी नहीं पता ये कंडीशन है कि नहीं, बट कोरा और ऐसे फॉरम्स में तुम्हें कंडीशन मिल जाएगी जहाँ पे कोई भी बंदा जिससे इरेक्शन आ तो रहा है लेकिन इरेक्शन पूरा नहीं आ रहा है, और इजैकुलेट करने के बाद बहुत दर्द है. बंदे ने मास्टरबेट किया, इजैकुलेट हुआ, और उसको फिर पेल्विक फ्लोर में पेन हो रहा है. ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया, कुछ सक्सेस हमें मिली, बट वहाँ पर एक मस्कुलर इशू भी था. कई बार आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और आप खा रहे हो जी कमांडो कैप्सूल, हम खाइए कमांडो कैप्सूल, 1-1 किलो शिलाजीत पी रहे हो, च्यवनप्राश खा रहे हो, लेकिन आपका पेल्विक फ्लोर टाइट है. आपका पेल्विक फ्लोर टाइट है. क्यों टाइट है? क्योंकि आपकी बॉडी का शेप कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके लोअर ग्लूटियल एरिया टाइट रहता है.
कंसेंट्रिकली ओरिएंटेड, ओवर एक्टिविटी ऑफ द मसल्स, जिसकी वजह से सर्कुलेशन कम हो रहा है। उसके ऊपर तुम कीगल करोगे। तुमने एक एक्सरसाइज सुना होगा जिसे कीगल कहते हैं, जिसमें आप अपने, जैसे आप पेशाब कर रहे हो और आप पेशाब को एकदम से रोक दो तो नीचे कॉन्ट्रैक्शन हम करते हैं, उसे कीगल कहते हैं। हर बंदे के लिए कीगल कोई अच्छी चीज़ नहीं है भाई, हर बंदे के लिए कीगल कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और ये इशू सारे लड़कों के, बहुत सारे लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटी है, फालतू में चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हें लगता है उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ऑब्वियसली तुम एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, लेकिन कई बार ये सारे इश्यूज आपके बैड लाइफस्टाइल, बैड पॉस्चर की वजह से होते हैं, जिसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज होता है, पर कीगल जैसी एक्सरसाइज नहीं। कई बार इसका, ये जो प्रॉब्लम है उसका जो रूट कॉज है वो आपके दिमाग में होता है। कई बार आपका नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का फंडा ऐसा होता है, इफ़ योर अटैचमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड इज अवॉइडेंट, लेट्स से, जितना आप, लेट्स से मैं शादी कर लेता हूँ किसी लड़की के साथ, ठीक है, मैंने शादी कर ली, बट मेरे को स्पेस चाहिए। मेरा फंडा कुछ ऐसा है कि जब कोई मेरे नज़दीक आता है तो मुझे घुटन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा फंडा बचपन से ऐसा ही है। इस पर पूरी रिसर्च है। तो मेरा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, जितना नज़दीकी बढ़ेगी, जितना प्यार बढ़ेगा, उतना मेरा सेक्स करने का मन कम होएगा, उतना मैं दूर रहना चाहूँगा अपने पार्टनर से। मेरे को ऑर्गेज़म आएगा ही नहीं उसके साथ। मेरा फंडा ही ऐसा है। मेरे को इमोशनल इंटीमेसी चाहिए ही नहीं, क्योंकि माँ बाप ने कभी इमोशनली प्यार किया ही नहीं। इमोशनली मैं बहुत डिस्टेंट हूँ। लेकिन अगर मुझे एक नया पार्टनर दिया जाए जहाँ पे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वहाँ मुझे अच्छे ऑर्गेजम्स आ जाएंगे। नर्वस सिस्टम का गेम है, उसका फंडा ही ऐसा है भाई, प्यार से डरता है, इमोशंस। लोगों की ज़िंदगियाँ फक्ड अप होती है रिलेशनशिप से। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है शादी करना, लेकिन हम शादी करने से पहले समझते नहीं हम है क्या, हम है ऐसे तो हम ऐसे बने क्यों। कोई बहुत क्लिंगी रहता है रिलेशनशिप्स में, किसी को बहुत स्पेस चाहिए होता है रिलेशनशिप में। जो बच्चा बचपन में था वो बच्चा अभी भी अंदर है। आप अपने पार्टनर में अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हो, और ये मैं नहीं बोल रहा, इस पर साइंस है। वी मैरी आर पेरेंट्स। सबकॉन्शियसली जब आप एक पार्टनर चूज करते हो तो वो आपके ट्रॉमा से आते हैं। अगर आपको बचपन में बहुत दूर रखा गया अपने माँ बाप से, तो आप एक ऐसा पार्टनर अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे जो प्यार से डरता है। आप उसके करीब आना चाहते हो, लेकिन वो आपको हमेशा ही दूर रखेगा, क्योंकि वो इंटीमेसी से डरता है और आपको दबा के इंटीमेसी चाहिए। लेकिन आप कभी भी ऐसा बंदा लाइफ में नहीं लेके आओगे जो आपके लिए सही है, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली काम करोगे। यहाँ पे शेडो काम करेगा, यहाँ ट्रॉमा काम करेगा, बहुत सारी चीज़ें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक्शंस तुम ड्राइव करते हो, सब कॉन्शियस होता है भाई। तुम्हारे जो दोस्त है, किस तरीके के लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, किस तरीके के लोग तुम्हें ख़राब लगते हैं, जिन लोगों पे तुम्हें गुस्सा आता है। कोई इंसान जैसे झूठ बोलता है या कुछ भी करता है, जिस ट्रेट को देख के तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, समझो तुम्हारे अंदर भी वो ट्रेट है पहले तो, और तुम्हें वो खुद में ही नहीं पसंद। जो तुम्हारा मिरर होएगा वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जो हमारे जैसे एग्जैक्ट लोग होते हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। हम थोड़ा सा वेरिएशन ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें हमें अपनी कमियां दिख जाती हैं। हम उसे उस एंगल पे देख पाते हैं जिस एंगल पे दूसरे लोग नहीं देख सकते। साइकोलॉजी समझना, खुद की साइकोलॉजी समझ तो इंसान की भी समझ ही जाओगे, क्योंकि खुद भी तो इंसान ही हो। खुद का ज्ञात हो गया तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञात हो जाएगा। तो हम ब्रह्मांड का ज्ञात नहीं करते, बट खुद को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्या करते हो आप, क्या डिसीजंस आप लेते हो, अपनी बॉडी के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप, और आपका तीसरा जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। इन तीनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है। माँ बाप ने प्यार नहीं दिया या तुम दूर हो गए, तुम अपनी बॉडी को भी एक्चुअल सेल्फ लव दोगे नहीं। तुम अपनी बॉडी से भी डिटैच्ड हो, बाहर ढूंढ रहे हो प्यार, और फिर अपने पार्टनर भी ऐसा लेके आओगे जो माँ बाप की तरह। जो डिससेटिस्फैक्शन तुम्हें अपने माँ बाप से है, स्पेशली मदर से, इफ़ यू आर अ मैन, अगर तुम ट्रॉमा और अनकॉन्शियसली एक बंदी लेके आओगे या बीवी लेके आओगे जिससे तुम्हें लगा मुझे प्यार हो गया इससे, अंदर तुम्हारे बहुत सुरसुरी फूटी, दैट इज़ अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। वही जो बचपन में तुम्हें कंप्लेंट थी अपने मदर से, वही कंप्लेंट तुम्हें होएगी तुम्हारे पार्टनर से, और कभी वो फुलफिल होएगा नहीं, क्योंकि तुमने खुद पे काम किया नहीं। ये डीप वर्क है, ये सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है ऊपर ऊपर से पैसा कमाया, करियर कमाया। पैसे करियर से कुछ नहीं होता भाई, पैसे करियर से ये चीज़ें फिक्स नहीं होती दोस्त।
जो आपका बॉडी सिस्टम अंदर से गड़बड़ाया हुआ है ना वो सिस्टम जो तुम्हारी मानसिकता का रेडार है ना, उसके हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी में लोग आते हैं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सही लोग नहीं आते, लोग तुम्हारा यूज़ कर लेते, तुम पीपल प्लीजर हो, नार्सिसिस्ट तुम्हारी ज़िंदगी में आते, उन्हें तुम ही लेके आते हो क्योंकि तुम्हारा एंटीना खराब है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन सीखो, ट्रॉमा के बारे में थोड़ा सा जानो, और ऐसी कंडीशन से अगर आप जूझ रहे हो तो समझो कई बार वो कंडीशन मसल्स टाइटनेस नहीं होके ट्रॉमा हो सकता है, और कई बार वो आपके अलाइनमेंट का इशू हो सकता है, आपकी पुअर ब्रीदिंग का इशू हो सकता है। उसका सॉल्यूशन सिर्फ स्ट्रेचिंग करना नहीं है, और उसका सॉल्यूशन वो एक्सरसाइजेज भी नहीं है जो मोस्टली आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आई वर्क विद वेरी कॉम्प्लेक्स केसेस, और कोई भी बंदा मेरे पास पहली बारी में नहीं आता, दे हैव बीन टू डिफरेंट प्रोफेशनल्स। सो हम एक अलग विचारधारा, अलग आइडियोलॉजी और अलग कंसेप्ट के साथ काम करते हैं, एंड दैट वर्क्स। एंड वी स्टार्ट विद ब्रीदिंग, वी वर्क ऑन द ब्रीदिंग। सांसों से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तुम दिन में 25,000 बार सांस लेते हो, सोचो 25,000 बार कुछ करते हो दिन में। जिम जाते हो कितने पुशअप मारते हो? 100। सोचो तुम 25,000 पुशअप मार रहे हो। अब अगर तुम गलत सांस ले रहे हो तो 25,000 गलत सांस है एक दिन में, मल्टीप्लाइड बाय 365, मल्टीप्लाई बाय तुम्हारी एज। और कई बार इश्यूज आंखों से भी आ सकते हैं, विजुअल इश्यूज होते लोगों को, डेंटल इश्यूज होते लोगों को, तो इन सब चीज़ों पे देखना ज़रूरी है। हर चीज़ का सॉल्यूशन ब्रीदिंग नहीं है मेरे भाई, हर चीज़ का सॉल्यूशन ब्रीदिंग नहीं है, बट ब्रीदिंग इज़ नॉट एड्रेस्ड। बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इज़ गेटिंग फिट इन द जिम, हर चीज़ का कंटेक्स्ट है। बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इज़ प्रैक्टिसिंग गुड हैबिट्स, प्रैक्टिसिंग गुड लाइफस्टाइल, और अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सरसाइज करना, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सरसाइज करना। सम पीपल आर गुड एट हिंजिंग, सम पीपल आर गुड एट स्क्वाटिंग। इफ यू हैव लॉन्ग लेग्स यू विल स्ट्रगल व्हेन यू स्क्वाट। कुछ लोगों का फ्लैट बैक होता है, कुछ लोगों के बैक में बहुत आंक होता है। चीजों का कंटेक्स्ट समझो। श्वास ही जीवन का सूत्र है भाई। तुम सोचो यार, मतलब आई वॉज अ कॉम्पिटिटिव बॉक्सिंग प्लेयर। तुम्हें क्या लगता है मुझको एक्सरसाइज नहीं पता? उससे पहले मैं बहुत साल जिम गया। तुम्हें क्या लगता है मुझे एक्सरसाइज नहीं पता? मुझे डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, रोज नहीं पता, या मैंने कभी किए नहीं, या मैं करता नहीं हूँ? ऑब्वियसली मैं करता हूँ, बट दिस इज नॉट माई वर्क। आई वर्क विद पीपल हु आर हैविंग क्रॉनिक पेन, तुम्हारी तरह, जिसके लिए तुमने मुझसे सेशन लिया था मेरे भाई। जिम जाने से सही होता तो जाओ जिम, नहीं होता ना। फ्लैट फिट जिम जाने से सही नहीं होता ना। और तुमने पूछा फ्लैट फिट का ब्रीदिंग से कुछ लेना देना है? फ्लैट फिट कई बार खुद में कोई इशू है भी नहीं मेरे भाई, एंड सम पीपल हैव जेनेटिकली फ्लैट फीट, उसका भी बहुत लेना देना है पेल्विस की वजह से क्या होता है। मतलब यहाँ पे मैं क्लास स्टार्ट नहीं करना चाहता, वो तुम्हारे काम की इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। डिस्क बल्ज हील हो जाते हैं अगर आपका अप्रोच सही है। हर बंदे की स्पाइन में डिस्क बल्ज होता है, मेरी स्पाइन में भी डिस्क बल्ज है, हर बंदे की स्पाइन में डिस्क बल्ज होता है, पर ज़रूरी नहीं उसे पेन हो। तो इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए कि डिस्क बल्ज हो गया, हर्निएशन हो गया। डेफिनेटली जब होएगा तो इशू होएगा, लेकिन वो हुआ क्यों तुम्हें ऑन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज उससे पहले एक बिल्डअप था, एक टाइम था जब तुमने ध्यान नहीं दिया तुम कैसे बैठ रहे हो, तुमने गलत लाइफस्टाइल जिया, तुमने गलत तरीके से वेट उठाया, वट एवर। हो गया, हो जाता है, ठीक भी हो जाता है अगर सही अप्रोच लगाओ। एनी क्वेश्चंस? भाई 11 बज गया, अब चले भाई सोने, क्योंकि यहाँ पे होगी ठंड बहुत। कल स्नोफॉल होने वाला है पहाड़ों में, तो मज़ा आने वाला है कल। देखो मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सनल इश्यूज है। भाई डॉक्टर को क्या ऐसे IGTV लाइव में पूछते हो डॉक्टर साहब कौन सी दवाई खाए? आई प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन। जिन लोगों के पर्सनल इश्यूज है वो मैसेज कर सकते हैं, DM हाउ कैन आई गेट अ सेशन, तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते ना कुछ। आपका लेटरल पेल्विक टिल्ट है, आपको ब्रीदिंग जानना, मेरे यूट्यूब पे देखिए। थोड़ा सा तो आपको मुशक्कत करना पड़ेगा ना। हम ये फ्री कंटेंट क्यों बनाते हैं? आपके लिए बनाते हैं। फ्री कंटेंट कब बनता है? व्हेन आई वर्क विद पीपल, देयर आर पीपल whom I वर्क विद, जो मेरी सर्विसेज के लिए मुझे पे करते हैं। अगर मुझे कोई पे ही नहीं करता तो मैं क्यों वीडियोस बनाता भाई?
एक्चुअल में हम काम करते, मेरा काम लोगों के साथ काम करना है, वीडियो बनाना नहीं है। एक बात समझना, मेरा काम वीडियो बनाना नहीं है। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता यहाँ पे। वो काम चलता है तो हम वीडियो बनाते हैं ताकि 10 लोगों के साथ हम काम करें तो 1000 लोगों का और फ़ायदा हो, जो कि स्टूडेंट्स है, पे नहीं कर सकते, वट एवर प्रॉब्लम। तुम अगर स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, दिमाग है तुम में, तुम मेरे कंटेंट को देख के काफ़ी कुछ सही कर सकते हो। फिर भी 70-80% लोगों को समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल फील्ड। अब हम कैसे समझाएं आपको। और बहुत लोगों के अंदर इतना इंटेलेक्चुअल एपेटाइट नहीं है चीज़ें समझने का। उनके लिए सही होता है कि भाई आम खाओ, गुटली मत गिनो। दिस इज़ वेरी टेक्निकल, दिस इज़ वेरी टेक्निकल। मैं तो काफ़ी आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में थिंग्स आर वेरी टेक्निकल, वेरी कॉम्प्लेक्स। एक दवाई दूसरे बंदे पे नहीं लगती, एक एक्सरसाइज दूसरे बंदे पे नहीं लगती। व्हेन इट कम्स टू भाई बॉडी में पेन हो रहा है, गर्दन दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर जिसे भी गर्दन दर्द है वो अपनी ब्रीदिंग पे काम करे तो सही हो जाएगा। भाई अच्छा है ना, मैं अंडर रेटेड हूँ। आई वर्क इंडिविजुअली। अभी भी इतने लोग होते हैं कि इतना इनफ्लो है लोगों का कि हैंडल नहीं होता है। तो फिर ओवर रेटेड हो गए तो फिर इतना टीम नहीं है ना, फिर टीम बनानी पड़ेगी। एंड फिर व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटी ना, तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आई वांट टू डिलीवर क्वालिटी, इसलिए आई वर्क विद लेस पीपल, आई डिलीवर माई क्वालिटी, आई लिव अ पीसफुल लाइफ। टू विजिट मी, कम टू शिमला हिमाचल प्रदेश। मैसेज करो, 1-2 हफ्ते पहले हम टाइम सेट करेंगे, आपके लिए टाइम निकालेंगे। हम ऑफलाइन कर सकते हैं भाई, जो इस सेशन देख रहे हैं, हम ऑफलाइन कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आई वर्क विद पीपल अक्रॉस द ग्लोब। यूरोप में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, फ़ायदा है ऑनलाइन सेशन का। इफ़ यू कैन विजिट मी ऑन ऑफलाइन तो भाई मोस्ट वेलकम, बट डेफिनेटली हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा शेड्यूल। एनजाइटी इशू, एनजाइटी के कारण इतने हैं ना भाई कि मैं अगर बताने लग जाऊँ तो 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पर। प्रैक्टिकल टूल्स में तुम अपनी ब्रीदिंग पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। साइकोलॉजिकल लेवल पे तुम्हें ये देखना पड़ेगा एनजाइटी का रूट कॉज क्या है। और बहुत लोगों का रूट कॉज उनके बचपन से आएगा, तो ये भी ध्यान रख दे देना भाई। डेस्क जॉब और रॉन्ग ब्रीदिंग के लॉन्ग टर्म आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि पूरे दिन का डेस्क जॉब है, ख़राब ब्रीदिंग करते हो, बॉडी राइट पे झुक जाएगा, एनजाइटी बढ़ेगी, बॉडी में जगह जगह पेन आएगा, डिस्क के इशू हो जाएंगे, तुम्हारे जॉइंट्स डीजेनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, आंखें ख़राब हो जाएगी। बचेगी। हाँ भाई जी, हम शिमला से ही है, शिमला से भाई जी हम। भाई जी बात है ऐसी पीनी पिलानी। माइंड को सेट कैसे रखे स्पेशली घर की प्रॉब्लम से, यार अब देखना पड़ेगा ना भाई। निधि जी हाय, कैसे हो आप? मेरे पास बहुत लड़के आते हैं जो यंग होते हैं, बोलते शरीर में दर्द है। मैं पूछता हूँ करियर सही है, बोलता नहीं, पता ही नहीं है ज़िंदगी में क्या करना है। अच्छा, गर्लफ्रेंड भी है लेकिन गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, अब वो किसी और से बात कर रही है, अब मुझसे वो भी नहीं छूट रही, मैं उसको स्टॉक कर रहा हूँ। करियर भी नहीं है मेरा, घर वाले भी मेरी मार के रखते हैं, और अब मेरे को शरीर में दर्द भी शुरू हो गया। क्या लगता है आपको, अगर ये बंदा अपना करियर बना के, करियर का मतलब क्या होता है यार? मतलब यू आर फाइनेंशियली तुम कुछ कर सकते हो अपने लिए, तुम सेशन ले सकते हो, तुम कहीं घूम सकते हो, तुम कपड़े ले सकते हो, तुम घर वालों के लिए कुछ कर सकते हो। यू कैन डू, यू हैव सम पावर, सम कंट्रोल ओवर योर लाइफ, राइट? अब आप किसी इंसान के पीछे लगे हो पागलों की तरह, मजनू वाला प्यार करके, आप ज़िंदगी समझ के आगे बढ़ते हो, एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आता है, आप तुम अकेले रहते हो, वट एवर, तुम्हें क्या लगता है इसका दर्द सही नहीं होएगा? होएगा ना भाई। इंसान एक इकोसिस्टम है, बस बात समझो, आप इकोसिस्टम हो। अब कोई इंसान यहाँ पे ऑफिस जाता है, ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है और टॉक्सिक लोग हैं ऑफिस में, पब्लिक जॉब ऐसी कि बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है। अब कोई बैंक में, लेट्स से निजी बैंक में, और कोई कस्टमर आ रहा है, गुस्सा कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ऐसे 50 लोग आ रहे हैं, डील करना पड़ता है, सर दर्द हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है यार इंसान पे। तुम 8 घंटे नहीं सो पाते, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तुम दारू पीते हो, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तुम स्मोकिंग करते हो, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तुम्हारे पास अच्छे दोस्त नहीं है, तुम्हारे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, उसका एक्सरसाइज से डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना, एक्सरसाइज तो है ही ना भाई। और वैसे भी मैक्सिमम लोग सोचते हैं हिलना डुलना स्टार्ट कर दो, बट वट अबाउट योर रिलेशनशिप्स विद योर पेरेंट्स, विद योर स्पाउस, विद योर चिल्ड्रन, विद योर फ्रेंड्स? क्या दोस्त है कि नहीं है? ये सब चीज़ें सही करोगे तो बेटर रहेगा भाई।
निधि जी थैंक यू सो मच। तो भाई सो जाते हैं, है ना। हैव अ गुड डे, टेक केयर। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो रहेगा, उसे आप देख सकते हो। ऐसे लाइव हम करते रहेंगे। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन टेक्स्ट मी आप, और यू कैन गो टू एनी अदर मूवमेंट प्रोफेशनल। दो आई एम द बेस्ट इन दिस, तो मैं हर किसी के पास तो रिकमेंड करूँगा नहीं। दो देयर आर पीपल इफ़ यू कैन फाइंड देम, टेक देयर एडवाइस। मैं भी इंसान हूँ, कितनों के साथ काम करूँगा। आई मेक कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट है जिसे आप देख के कुछ ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं होएगा इन कमेंट्स में, आप जाइए थोड़ा वीडियो देखिए, उसे ट्राई करने की कोशिश करिए, ब्रीदिंग ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर आपको गर्दन वगैरह में दर्द है, आपको काफ़ी आराम होएगा। आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखिए, यूट्यूब पे आपको मिलेंगे वीडियोस। चचा सर्वाइकल प्रॉब्लम का ही बता रहा हूँ, सिन मार। मेरे यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे ब्रीदिंग बेसिक करके एक वीडियो है, उसे देखो, वैसे सांस लेना स्टार्ट करो। फिर मेरे शॉर्ट्स में जाओ, वहाँ पर एक नेक पेन की ड्रिल है, उसे करो। उसे करने में काफ़ी आराम हो जाएगा। नेक पेन वालों के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिबकेज एक्सपेंशन। सांसों के थ्रू रिबकेज को एक्सपैंड करना, राइट। तो वी आर डन फॉर टुडे, टेक केयर।